हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा चैनल करकी एजुकेशनल हब में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे क्लास 10th और 9th की मैथ और साइंस प्रसारित की जाती है। अब हम क्लास 10th के मैथ का लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के बारे में आज हम जानेंगे। क्या है, पहले हम जान लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा। कल हम पढ़े थे परिमेय 1.3। उसके बाद क्या पढ़े थे, एनसीईआरटी उदाहरण 9वां उदाहरण, 10वां उदाहरण, 11वां उदाहरण, तीन उदाहरण हल किए थे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली 1.3 का पूरा प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्नावली और है, उसके बाद पहला चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। पहले चैप्टर से यूपी बोर्ड में लगभग 5 से 7 नंबर का प्रश्न आता है। कितने नंबर का? 5 से 7 नंबर का फिक्स रहता है कि यूपी बोर्ड में ये प्रश्न आएंगे। 5 से 7 नंबर का प्रश्न आता है। एमसीक्यू 2 नंबर का आ सकता है, 1 नंबर का भी आ सकता है, यानी 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर जो होंगे वो एमसीक्यू के आ सकते हैं। और इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है और 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसमें ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? 1 नंबर के, 2 नंबर के और 4 नंबर के। यही 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब 3 क्वेश्चन में से यदि दे दिया एक एमसीक्यू तो एक दे सकता है 4 नंबर वाला, एक 2 नंबर का दे दिया तो एक दे सकता है 4 नंबर का। यानी कि हम मिला जुला के बात कर रहे हैं कि 5 से 7 यानी कि 5 से 7 नंबर इस चैप्टर से फिक्स रहता है कि आएगा। तो हम ये लेक्चर नंबर 7 है। क्या है? लेक्चर नंबर 7 है। जो भी बच्चे लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक नहीं देखे हैं वो जरूर देखें, तभी आपको लेक्चर नंबर 7 समझ में आएगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल करकी एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं हम जो पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न, इसके पहले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, ये आज फिक्स है कि यूपी बोर्ड में इस प्रश्नावली से यूपी बोर्ड में कितने नंबर का? 2 नंबर पक्का, ये मान लीजिए। क्या 2 नंबर क्या है? पक्का है। इससे आप देखेंगे जितने साल भी पेपर हुए हैं, जितने साल से यूपी बोर्ड का पेपर हो रहा है, हर साल इसमें से इस प्रश्नावली से, किसी प्रश्नावली से नहीं देंगे तो इस प्रश्नावली से फिक्स है। ये फिक्स मान लिया जाता है कि इस प्रश्नावली से प्रश्न आएगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो इस प्रश्नावली को मिस ना करें। अब चलते हैं। इस प्रश्नावली से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, डरते हैं, क्योंकि इसमें क्या करना रहता है कि इसमें जो भी रहेगा हम प्रूव करेंगे, दिया रहेगा उसको हम प्रूव करेंगे। बहुत से बच्चे इस प्रश्नावली से डरते हैं और उन्हें पता भी है कि ये 2 नंबर में आएगा, क्योंकि हम एग्जाम जब आता है उससे पहले हम 1 महीने पहले, सभी बच्चे ऐसा करते होंगे कि 1 महीने पहले क्या करते हैं, जो पिछले साल के आए हुए प्रश्न होते हैं उसको हल करते हैं और हर सेट में देखते हैं। जो भी शायद 6 या 7 सेट होता है, हर सेट में ये क्वेश्चन छपा हुआ उन्हें मिलता है। बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं कि रट लेते हैं, लेकिन हमारी ये गारंटी है कि इस चैनल पे रटाया नहीं जाता है। आप साइंस भी पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, रटाया नहीं जाएगा। और मैथ तो रटने वाली चीज है ही नहीं। मैथ को आप रटेंगे क्या? यही रटेंगे 2 + 2 = 4 होता है। क्या बार रटेंगे? कहेंगे कि 2 + 2 = 4 होता है, 2 + 2 = 4 होता है। कितनी बार रटेंगे?
तो इसमें रटना नहीं है, इसमें आपको समझना है कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हल करना है। इसलिए हमारा जो लेक्चर है ये 7 हो गया है, वरना हम भी क्या करते, केवल प्रश्नावली को हल करा देते। लेकिन हमने सोचा कि बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि आपको आगे भी पढ़ाई करनी है। ऐसे नहीं है कि क्लास 10th पास किए अब हम चले जाएंगे कहीं, ऐसा नहीं है। आपको आगे भी पढ़ाई करनी है, तो आगे पढ़ाई करनी है तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप सोचें कि हम कुछ कर पाएंगे, तो ये नामुमकिन है। क्या है? ये नामुमकिन है कि आप कुछ कर पाएंगे। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप ये समझें कि हम कुछ कर पाएंगे, ये नामुमकिन है। तो मैं कहना ये चाहता था कि ये जो हमारा चैनल करकी एजुकेशनल हब है, इस पे कोई फीस उस नहीं है। आप यही जाते ऑफलाइन कोचिंग में तो आपको एक लेक्चर की, यानी कि एक जैसे एक प्रश्न हल कराते हैं, 2 प्रश्न, बहुत से कोचिंग में ऐसे होते हैं कि 2 से 3 प्रश्न हल कराते हैं और 500 रुपए ले लेते हैं। मैं ही ऑफलाइन पढ़ाता हूं, उसमें क्या रहता है, मैं तो पहली बात ये बता देना चाहता हूं कि मैं ईमानदारी से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाता हूं, क्योंकि जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनका मैं गारंटी लेता हूं, गारंटी के साथ उनका रिजल्ट भी देखा मैंने। बहुत से स्कूल के हैं, उनका रिजल्ट क्या आता है मैथ में उनका जो रिजल्ट आता है वो आता है कितना, यदि 100 नंबर का प्रश्न है, 100 नंबर का पेपर हो रहा है, तो उनका प्रश्न आता है 99। कितना? 99, 98, 97, 90 से कम किसी बच्चे का नहीं आता है, 90 से कम किसी बच्चे का नहीं आता है। तो आप भी इस चैनल से पढ़ेंगे तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप यूपी बोर्ड में 4 कराएंगे। क्या करके आएंगे? 4 कराएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये जो 99 दिख रहा है आप इसको 100 में बदल के आएंगे, ये जो 98 दिख रहा है आप इसको 100 में बदल के आएंगे, ये जो 97 दिख रहा है ये भी आप 100 में बदल के आएंगे। और सबसे अच्छी बात मैथ में ये होती है कि इस पे राइटिंग पे नंबर नहीं करता है। आप इसमें 100 का 100 ला सकते हैं, यदि आप पढ़े हैं तो ला सकते हैं। तो इसमें यही एक सब्जेक्ट ऐसा है, और बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि उसमें राइटिंग पे 1 नंबर 2 नंबर काट लिया जाता है, लेकिन इसमें यदि आपका सब प्रश्न सही है तो आपको 100 में 100 कोई रोक नहीं सकता है। और मैं जो भी बच्चे इस चैनल से पढ़ेंगे ये गारंटी मैं लेता हूं कि 100 लाने की क्षमता वो रखेंगे, वो 100 लाने की क्षमता वो रखेंगे, ये 100% गारंटी मेरी है। क्योंकि इस चैनल पे पहले तो चैप्टर की थ्योरी बताई जाती है, चैप्टर में क्या है, क्या पढ़ना है और किस तरीके से हमें पढ़ना है, कौन से प्रश्न आते हैं, कितने नंबर में आते हैं, सब कुछ इसमें डिटेल से बताया जाता है, सब कुछ डिटेल से बताया जाता है। ये नहीं कि अब हम पढ़ा दिए कि सिद्ध कीजिए करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम एक क्वेश्चन, बहुत से ऐसी जगह भी मैं देखा हूं कि करड़ी में कह देते हैं कि एक क्या है, करड़ी में 3 कहेंगे करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करा दिए, कहेंगे इसको रट लो। क्या करेंगे? कहेंगे कि इसको रट लो। ये कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं। मैंने कल जो उदाहरण सॉल्व कराया था तो इसलिए मैं प्रश्नावली को हल करा दे रहा हूं, क्योंकि बहुत से बच्चे के अंदर डाउट जो होगा अभी क्लियर हो जाएगा। उस उदाहरण से आपको क्या होगा, जो भी बच्चे उदाहरण देखे होंगे वो प्रश्नावली अपने आप, यानी कि अपनी क्षमता को दिखा सकते हैं प्रश्नावली में कि हाँ हमने करकी एजुकेशनल से पढ़ा था, क्या हमने करकी एजुकेशनल से पढ़ा था, केवल उदाहरण सॉल्व किए हैं, आज हम प्रश्नावली को फाड़ते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? प्रश्नावली को फाड़ते जा रहे हैं। फाड़ने का मतलब ये नहीं है कि किताब फाड़ रहे हैं, फाड़ने से तात्पर्य ये है कि हम प्रश्न को फाड़ते जा रहे हैं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, हमारी टॉपिक क्या है उस पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, कहेगा कि सिद्ध कीजिए, कहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 जो है
वो एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहता हूं कि कल या परसों से हमारे चैनल पे लाइव भी पढ़ाई हो जाएगी। मतलब लाइव अब हम लोग आएंगे, तो जब हम लाइव आएंगे तो आपसे मैं उम्मीद ये करना चाहता हूं कि आप लाइव में, मेरी उम्मीद ये है कि आप 100% लोग लाइव जुड़ेंगे, 100 लोग लाइव जुड़ेंगे। जो भी दोस्त हैं, जो भी आपके दोस्त हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनको भी बताइए कि अब आपके बीच में एक और चैनल आ गया है जिसका नाम है करकी एजुकेशनल हब। क्या नाम है? करकी एजुकेशनल हब। इस पे किसी भी सब्जेक्ट को रटाया नहीं जाता है, इस पे केवल आपको समझाया जाता है और कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। तो चलिए अब हम सिद्ध करते हैं। कहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में जो 3 है एक अपरिमेय संख्या है। मैंने बताया था, क्या बताया था कि जब अपरिमेय हमको सिद्ध करना होता है तो इसका अपोजिट मान लेते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं, हल माना कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। माना कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। इतना मानने के बाद आप परिमेय संख्या की परिभाषा लिखेंगे। परिमेय संख्या की परिभाषा लेक्चर नंबर 1 में बताई गई है। जो भी बच्चे लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं वो जरूर देखें। अब देखिए, मैं बताया था क्या कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q दोनों पूर्णांक हो, q नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो हो वो 0 के बराबर ना हो, ये बताया था मैं। अब देखिए, √3 बराबर लिख सकते हैं p अपान q। p अपान q क्या है? एक देखिए, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, हम माने हैं। ये दिया नहीं है कि करड़ी में 3 परिमेय संख्या है, यहाँ पे तो दिया है कि आप परिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो हम माने हैं कि करड़ी में 3 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा लिखे, मतलब शॉर्टकट में लिखेंगे, मैथ की भाषा में लिखेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा p अपान q, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। आप इस तरीके से मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ये माने, उसके बाद क्या करेंगे आप? या तो आप देखिए, पहले जो हम उदाहरण में सॉल्व कराए थे वो पहला तरीका था, आज हम दूसरे तरीके से सॉल्व करा रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है ये देखिए। आप क्या करें, इसके कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। क्या थे? इसको हम 1 मान सकते हैं। 1 जब मानेंगे तो हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले सुने, क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का चिन्ह लग गया, मतलब ऐसे। अब देखिए, लिखेंगे करड़ी में 3 q बराबर p, ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का, देखिए मेरी राइटिंग जो है थोड़ा सा खराब है, इसको सुधारने की बार बार कोशिश कर रहा हूं। यदि आपको जो समझने में दिक्कत हो तो मैं बोल देता हूं, उसको जरूर सुन लें। क्या लिखा हूं? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे, इसका हो जाएगा √3 q का स्क्वायर, इसका हो जाएगा p का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3q स्क्वायर और ये हो जाएगा p स्क्वायर।
ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे पी स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित है, क्योंकि इसका जो गुणांक है, अब ये तभी होगा जैसे ये लिखा है 9 इंटू 3, ये इक्वल दिया है 27 के, ये इक्वल दिया है 27 के, तो जो ये 9 होगा ये इसको विभाजित करेगा कि नहीं, बस सेम कॉन्सेप्ट यही लागू हुआ है। चलिए अब हो जाएगा, लिखेंगे कि जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, क्या है पी स्क्वायर जो है 3 से विभाजित है। अब परिमेय 1.3 मैंने बताया था, जब किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से विभाजित होता है तो उसका जो वर्गमूल होता है उसी संख्या से विभाजित हो जाता है, मतलब जो भी संख्या होगी उसी संख्या का मतलब है जो भी संख्या होगी। अब लिख सकते हैं पी भी 3 से विभाजित होगा, पी भी 3 से विभाजित होगा। तो जो भी बच्चे इतना नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, यहाँ पे जगह है। चलो चलिए सॉल्व कर दे रहा हूं, इसके बाद तीर का निशान लगा दे रहा हूं, मतलब यहाँ से आपको लिखना है पी भी 3 से विभाजित है। अब क्या लिखेंगे, आप पी बराबर क्या मान लेंगे, देखिए मानने का तरीका भी बता दे रहा हूं किस तरीके से माना जाता है। जो विभाजित होगा उसी को मानेंगे हम। पी बराबर आप मान सकते हैं, ये देखिए 3 को हमेशा लगा देंगे, यदि 3 रहेगा तो 3 को लगाएंगे, 2 रहेगा तो 2 को लगाएंगे, जो भी रहेगा उसको लगा देंगे। अब माना ऐसे लिख लेंगे, माना कि क्या, माना कि P बराबर क्या मानेंगे, P बराबर 3a के, क्या माने, माना कि P बराबर 3a के, तो आपको 3q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर है, P बराबर क्या माने हैं आप 3a, लेकिन क्या हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब जब आप करेंगे इसको सॉल्व, 3q का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 9a का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो है 3 को इधर ले जाएंगे, यानी इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। ये बराबर के नियम को, रूल को पढ़े होंगे आप, क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे कि इधर गुणा रहता है तो इधर जाता है भाग हो जाता है, इधर जोड़ रहता है तो इधर जाता है घटाना हो जाता है, इधर घटाना रहता है इधर जाता है प्लस हो जाता है, इधर भाग रहता है तो इधर जाता है गुणा हो जाता है। इस तरीके से पढ़े होंगे आप, तो आप समझदार हैं। देखिए अब क्यू स्क्वायर बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर के, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर जो है वो 3a से 3 से विभाजित है, क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर जो कि 3 से विभाजित है, क्या है, विभाजित, विभाजित है, अतः 3 भी क्या होगा, अरे सॉरी यहाँ पे 3 क्यों लिखेंगे, पी क्यों भी 3 से विभाजित होगा, परिमेय नंबर 1.3 के अनुसार विभाजित होगा। ये हो गया, आपको इतना समझ में आ गया होगा। हमें उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं उसको जरूर नोट कर लें। चलिए नोट करने को समय दिया जा रहा है, नोट कर लीजिए। अब इतना आप जब लिख लेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे जगह खाली है, इसको भी लिख दे रहा हूँ। कहाँ से, यहाँ से ऐसे तीर का निशान बना के यहाँ तक ले जाइए, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो इसी हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। उस दिन में व्यवस्था की जाएगी कि बड़ा बोर्ड लाने की। चलिए क्या है, क्यों भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा।
अब हम यहाँ पे माने थे कि P और Q जो है वो सहअभाज्य है, यहाँ पे लिख लीजिए सहअभाज्य, क्योंकि जब इस तरीके के प्रश्न को हल करेंगे तो सहअभाज्य मानेंगे, और जब हम बटे यानी कि उस तरीके के प्रश्न का हल करेंगे तो हम क्या मानेंगे, पूर्णांक है। सहअभाज्य इसलिए मानेंगे क्योंकि अब इसका सहअभाज्य का मतलब होता है मासा, एक आता है। अब इसमें जब हम करेंगे सिद्ध तो इसका मासा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए सहअभाज्य है। अब सहअभाज्य माने हैं तो हमें देखिए इसका मासा क्या आएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 3 से विभाजित है और ये भी 3 से विभाजित है, तो दोनों 3 से विभाजित हैं। तो अब क्या इसका मासा 1 आना चाहिए था, लेकिन 3 आ गया। अतः ये हमारी अवधारणा के विरुद्ध है। क्या है, ये हमारी अवधारणा के विरुद्ध है। क्या मिला, अवधारणा के विरुद्ध मिला। क्या माने थे, परिमेय संख्या माने थे, विरुद्ध हो गया तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। अब आपका दूसरा प्रश्न जो है वो आपको होमवर्क दिया जा रहा है। दूसरा प्रश्न एनसीईआरटी का दूसरा प्रश्न जो है वो लिख लीजिए होमवर्क में, क्या, SW में। हमारा टेलीग्राम चैनल बन चुका है। उस टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पे आप ये क्वेश्चन नंबर 2 जो भी बच्चे लगा लेंगे वो डाल देंगे। यदि जो बच्चे लगाने में दिक्कत होगी वो उनको बता दिया जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट हैं। एक पार्ट को हल कराऊंगा, 2 पार्ट आपका क्या होगा, SW होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या पहला हल करा दे रहा हूं। क्या है, 1/2 को करना है क्या, सिद्ध कीजिए। 1/2 में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना है तुम्हें। यहाँ पे सिद्ध किया नहीं लिखा हूं, समझ जाना कि सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। जिस तरीके से और प्रश्न में हल करते आ रहे हैं उसी तरीके से इसमें भी मान लेंगे। तो जब आप मानेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/√2 बराबर P/Q, जहां P और Q सहअभाज्य है, Q ≠ 0। ये हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसके हम दूसरा तरीका बताए थे, इसमें पहला तरीके का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए Q बराबर आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 ये P²/Q²। तो आप क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Q² बराबर 2P²। आप क्या लिखेंगे,
जिस तरीके से अन्य प्रश्नों में लिखा यानी कि कारणी 2 में और कारणी 3 में हल करते आ रहे हैं, उसी तरीके से इसमें भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2q² से 2q² को विभाजित करता है, तो 2 जो होगा वो p को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा? ये हो जाएगा विभाजित करेगा। क्या होगा? 2 जो है वो p को भी विभाजित करेगा। पहले नंबर 1.3 पढ़े हैं आप। अब क्या लिखेंगे? मैं एक ट्रिक बताया था मानने की, अब यहां पे लिख दे रहा हूं। माना कि क्या मान लेंगे? p बराबर 2c के, आप कुछ भी मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, d मान सकते हैं, f मान सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो मान सकते हैं। तो मैंने 2c मान लिया है। तो आप जब आप 2c रखेंगे तो p के मान पे f, यहाँ पे क्या होता है? 2q² को विभाजित करता है। तो क्या मानेंगे? q। माना कि q बराबर 2c के, अब q की जगह पे आप क्या रखेंगे? 2c रखेंगे। तो q क्या है? q² है, तो हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर बराबर 2p का होल स्क्वायर। 2p का होल स्क्वायर दिया है। 2c इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2c नहीं होगा, 4c हो जाएगा, क्योंकि जो का वर्ग 4 होता है, c का स्क्वायर हो जाएगा 2p²। अब देखिए ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2c² बराबर p² के। अब क्या लिखेंगे? p² जो है, 2 जो है 2p² को विभाजित करता है, विभाजित करेगा। क्या करेगा? p² को विभाजित करेगा। अब अतः p भी, अतः 2p को भी क्या करेगा? अतः 2p को, यानी p² पहले नंबर 1.3 का इसमें भी यूज होगा। तो अतः जो 2 है वो p को भी विभाजित करेगा। ये करेगा, क्या हो गया? अतः 2 जो है वो p को भी विभाजित करेगा। अब क्या आप माने क्या थे? सहभाज्य का मतलब मैं 2 या 3-4 बार बता चुका हूं। उसका एचसीएफ जो होता है 1 आता है, लेकिन जब आप इसका एचसीएफ लेकर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, जो कि हमारी अवधारणा के विरुद्ध है, जो कि हमारी अवधारणा के विरुद्ध है। अतः हमें क्या मिल गया? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। अब देखिए इसमें 3 पार्ट थे। पहला पार्ट हल करा दिया, दूसरा और तीसरा आपके लिए SW दिया गया है। जो भी बच्चे लगा लेंगे वो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उस पे भेज देंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। अब हम अगले लेक्चर में नए जोश के साथ प्रश्नावली 1.4 को कवर करेंगे। उसके बाद हमारी 1.4 जो होगी वही लास्ट प्रश्नावली होगी। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू, धन्यवाद।